क्योंकि माँ ही एक ऐसी इंसान है जो इस बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है। हमारे पास अभी बच्चे जो केसेस आ रहे हैं, बहुत ऐसे बच्चे जिसकी स्पीच नहीं डेवलप हो पाई है बिकॉज ऑफ मोबाइल। पहले जॉइंट फैमिली थी तो बच्चा बड़ों के बीच में पल जाता था, बात करना सीख जाता था, बहुत कुछ चीज़ें वो अदर्स को देख के सीख जाता था। अभी सिर्फ माता पिता कोई घर में देखता है। जब दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है तो एक ऐसी महिला से भी बात करना ज़रूरी हो जाता है जो एक बच्चे की माँ नहीं है पर उनके पास सैकड़ों बच्चे हैं, और ऐसे बच्चे हैं जिनकी समाज कहीं थोड़ी कम पूछ परख करता है। क्या है इनकी पूरी कहानी और कौन से हैं ये बच्चे जिनको ये माँ बनकर बड़ा कर रही हैं, उनको ट्रेन कर रही हैं, उनको सिखा रही हैं कि सोसाइटी के साथ कैसे चला जाए, किस तरीके के इन बच्चों के चैलेंज है, तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे मीता मुखर्जी मैम से। मीता मुखर्जी रायपुर में एक स्कूल चलाती हैं और इस स्कूल के बारे में भी जानेंगे इस मदर्स डे में। लोकमत की स्पेशल रिपोर्ट रायपुर की मीता मुखर्जी मैम के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, तो ये जो स्कूल आप चलाती हैं पियाली, ये क्या है और इतने लोग जब आपको माँ की संज्ञा देते हैं तो किस तरीके के बच्चे आपके पास हैं और इस स्कूल में किस तरीके की पढ़ाई होती है? देखिए, पियाली फाउंडेशन जो है वो इसलिए भी मुझे माँ का दर्जा देते हैं क्योंकि जो पियाली थी, मतलब मेरी बेटी पियाली, वो डाउन सिंड्रोम थी और वही इंस्पिरेशन है इस पियाली फाउंडेशन के पीछे। मतलब पियाली फाउंडेशन को खोलने का उद्देश्य जो मेरा था वो मेरी बेटी पियाली ही थी और उसी के नाम से मैंने पियाली फाउंडेशन स्टार्ट किया। तो उस कारणवश जो जितने माता पिता जो हैं, ऐसे बच्चों के माता पिता, उनको ऐसा लगता है कि ये माँ एक रोल मॉडल है। मतलब ये इंस्पायर करती है दूसरे पेरेंट्स को कि आप भी अपने बच्चे के लिए ऐसे चैलेंज करिए, काम करिए। डाउन सिंड्रोम्स की बात कर रही हैं, आपके पास सैकड़ों बच्चे, अभी भी हमने क्लासरूम विजिट किया तो हमको देखने को मिले। मेंटली जो बच्चे चैलेंज्ड हैं किसी भी तरीके से, उनको आप पढ़ाती हैं तो किस तरीके के चैलेंजेस हैं, इनको कैसे ट्रेन करती हैं? हम लोग जिन बच्चों के लिए जो हमारा टारगेट ग्रुप है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे हैं और उसमें ऑटिज़म भी आता है और मेंटली चैलेंज्ड भी आते हैं और उसमें स्लो लर्नर्स, लर्निंग डिसेबल्ड, सेरिब्रल पाल्सी, इस तरह के डिफरेंट टाइप के बच्चे हमारे पास आते हैं। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि बाकी डिसेबिलिटी से ये डिसेबिलिटी में ये दिक्कतें आती है कि ये बच्चों को हमें सर्वांगीण विकास कराना पड़ता है, उसके सारे विकास के लिए देखना पड़ता है, चाहे उसके डेली लिविंग हो, चाहे उसके आप सामाजिक व्यवहार हो, चाहे उसके लिखना पढ़ना हो, चाहे उसको समाज में पुनर्वास करके स्थापित करना हो। तो उसके जो सर्वांगीण विकास जो है उसका काम हम पियाली फाउंडेशन के द्वारा करते हैं। मैं 1994 से काम कर रही हूँ। इसके पहले मैं एक संस्था में काम करती थी, उसकी भी मैं फाउंडर मेंबर हूँ। वो भी आज बहुत बड़ा संस्था है, तो वहाँ पे मैंने 22 साल काम किया है। तो 2004 में मैंने अपना संस्था, ये पेरेंट्स एसोसिएशन है हमारा, जो पियाली फाउंडेशन है ये जागरूक पेरेंट्स एसोसिएशन है। मैंने कुछ माँओं और पिता को लेके ये संस्था को रजिस्टर्ड कराया और फिर मैंने उसको स्टार्ट किया। और मेरा उद्देश्य था कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं ऐसे बच्चे को लेके, तो उनको मैं दिशा दिखा सकूं, उनके लिए मैं कुछ कर सकूं, उनको राहत दे सकूं, इस उद्देश्य से मैंने इसको स्टार्ट किया था। और जब हमने स्टार्ट किया था तो तब तो बहुत छोटे पैमाने में था, फिर धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब तो पूरा फुल फ्लेजेड स्पेशल स्कूल भी है और टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज भी चलते हैं, डीएड और बीएड। जो हमारे यहाँ पे जो टीचर्स, ऐसे बच्चों को संभालने वाले जो टीचर्स तैयार होते हैं, वो भी हमारे यहाँ पे उसका भी कोर्स चलता है। तो उसके भी हम लोग का, तो अब हम काम करते हुए ऐसा लगता है कि एक एक पायदान, भले हम स्लो हुए होंगे बट बहुत अच्छे से हमने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है रायपुर में। और उद्देश्य ये है कि हम गांव-गांव तक पहुंच पाए, ऐसा भी हमने सोच के रखा है। हमारे फ्यूचर प्लानिंग में है कि हम गांव के बच्चों को भी ये सेवाएं दे सके। आपने पियाली फाउंडेशन और पियाली अपनी बेटी का जिक्र किया, तो ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कैसे करें और इनके साथ किस तरीके का व्यवहार जो है वो कनेक्ट करता है?
कैसे पता चल पाता है कि ये स्पेशली चैलेंज्ड हैं? कनेक्शन, उसके बाद सोसाइटी को लेके जो इनका रुख बदलना है, वो सारा काम आप करती हैं, कैसे पता चलता है? देखिए, हर पेरेंट्स को जब उनका बच्चा होता है तो वो तुरंत तो पता नहीं चल पाता है। बहुत समय डॉक्टर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बहुत समय डॉक्टर्स नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या होता है कि जैसे ही बच्चा जब हम देखते हैं नॉर्मल बच्चे से, उसके जो माइलस्टोन्स है, उसकी जो गत्यात्मक है, जो भी है, वो थोड़ा पीछे चल रहा है, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं डाउट आता है कि ये बच्चा थोड़ा पीछे है, ये बच्चा थोड़ा अलग है। तो तब डॉक्टर्स के पास ही जाते हैं, तो डॉक्टर्स को जाके बताते हैं कि मेरा बच्चे का जो माइलस्टोन्स है वो पीछे चल रहा है, ये है। तो उससे तो इस तरह से वो आइडेंटिफाई, जब हमारे पास आता है, हमारे पास उसके लिए चेकलिस्ट होते हैं, हमारे पास हमारे बने हुए निर्धारित चेकलिस्ट होते हैं जो ऑल इंडिया अप्रूव्ड है, वो नेशनल इंस्टीट्यूट से। वो अप्रूव्ड चेकलिस्ट में हम उस बच्चे को मूल्यांकन करते हैं, और उसका मूल्यांकन करने के बाद हम समझते हैं कि इस बच्चे में कौन से चीज़ सिखाना ज़रूरी है, उसको कौन सा एरिया वीक है, उसके कौन से एरियाज़ के लिए हमको काम करना है। और जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं तो वो इतना जगह घूम के आए रहते हैं कि उनकी जो फाइल होती है ना, इतनी मोटी होती है। वो लोग तब तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इधर उधर सब जगह से अपने बच्चे को दिखा के घूम के आए रहते हैं। तो उससे भी हम लोगों को काफ़ी मदद मिलती कि उनके पास, वो लोग तो सब डॉक्टर्स के पास, सब इंस्टीट्यूट में घूम के आए हैं, और जो नहीं घूमे रहते हैं उनका बच्चे को हम मूल्यांकन करके बताते हैं कि ये समस्या है, अब इसके लिए हम ये ट्रेनिंग दे सकते हैं। समाज में इन बच्चों को अलग नज़रिए से देखा जाता है, उसके लिए क्या आप बताती हैं? देखिए, मैं समाज में जो ये बच्चों को, जो मैं बोलूँगी पहले से अभी तो बहुत अच्छा है हमारे समाज में, इनको स्वीकार किया जा रहा है, बट पहले जो था, मतलब इनको अभिशाप ही माना जाता है। ऐसे जिस परिवार में ऐसा बच्चा आ गया तो वो अभिशाप ही मानते थे। बट अब धीरे धीरे अवेयरनेस आया है लोगों में बहुत। वो पर एक चीज़ है, समाज में पहले आप स्थापित करने के पहले घर में उस बच्चे को स्वीकार करना ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनके माता पिता सबसे पहले स्वीकार करें कि हाँ, हमारे बच्चे में समस्या है। सब बच्चा एक जैसा होता है ज़रूरी नहीं है, किसी में कुछ कम है, किसी में कुछ अच्छा है। तो हम उस बच्चे को उसकी विकलांगता या दिव्यांगजन को ज़्यादा ध्यान ना दे, उसमें क्या काबिलियत है उसको थोड़ा देखें। हम उस चीज़ को भूल ही जाते हैं, हमारा पूरे टाइम हमारा जो नज़रिया होता है उसकी कमी पे दिखती है, पर उसकी एबिलिटी में नहीं दिखती है। डिसेबिलिटी में भी आप देखेंगे, डिस को अगर छोड़ दिए तो एबिलिटी होती है। तो हर बच्चे में एबिलिटी होती है, सिर्फ पहचानने की देरी है। अगर आप एक बार उसको पहचान लिए और उस एबिलिटी को आगे बढ़ाएं तो बच्चा बहुत दूर तक जाता है, बहुत नाम कमाता है। और उस चीज़ से पर पेरेंट्स लोग घर में अगर बच्चे को स्वीकार करें, घर के जो रिश्तेदार है, दोस्त, सबके सामने लेके जाए, छुपाए ना, और उसका बताए कि भाई इसको ये समस्या है, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पेरेंट्स को बच्चे को इतना ट्रेंड करें कि वो 5 लोगों के बीच में लेके जाए तो एम्बैरेसिंग सिचुएशन ना आए कि कहीं पे भी वो कुछ भी कर दे रहा है, ये कर रहा। तो वो चीज़ों के कारण ना पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, बच्चे को लेके कहीं बाहर जाते ही नहीं हैं, धीरे धीरे समाज से कट जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम किसी शादी या किसी समारोह में जाएंगे तो वो ध्यान केंद्रित, मतलब वो सबका ध्यान वही उसी पे जाएगा, सब लोग परेशान होंगे, वो जाके खाने की चीज़ों को हाथ लगाएगा या वो वहाँ पे कुछ गिरा देगा, तो वो डरते रहते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, समाज से कट जाते हैं और ऐसे सब जगह में जाना छोड़ देते हैं। पर मैं बोलूँगी कि आप उस बच्चे को सिखाएं, मैनर्स सिखाएं, उसको सिखाएं कि 5 जगह जाने से कैसा व्यवहार करना पड़ता है, और इन बच्चों को सिखाने से सब सीख सकते हैं, सब सीख सकते हैं। खाली हमको सिखाने का पेशेंस आना चाहिए। बिल्कुल, हमको सिखाने का पेशेंस आना चाहिए। आप ये 1994 से लगभग उस पे हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन का भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो घर में निजी तौर पर इसमें रहता है, जैसा कि आपने अपनी बेटी का जिक्र किया। तो जब आपने ये सब शुरू किया था, आपकी बेटी रही हैं,
कैसा क्या माहौल था उस समय का, आपका स्ट्रगल क्या कहता है? हाँ, देखिए मैं यहाँ तक आने के लिए इतना तो बोल सकती हूँ कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया। स्ट्रगल ये किया है कि जिस दिन से मुझे पता चला कि मेरी बेटी की थोड़ी समस्या है, वो डाउन सिंड्रोम है, तो तब वो जस्ट कुछ महीने की ही थी। तब मुझे एक इटालियन डॉक्टर का पता चला मुंबई में, तो मैं उनके पास लेके गई। तो उन्होंने बोला कि इस बच्ची को हम ऐसे इंजेक्शंस लगवाएंगे जिससे उसकी इम्यूनिटी बढ़े। डाउन सिंड्रोम्स लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो मैंने वो भी किया। फिर वहाँ से मैं होम बाउंड प्रोग्राम लेके आती थी, मतलब उसको क्या कैसे सिखाना है वो वहाँ पे मैं सीख के आती थी और घर में कराती थी, और हर 3 महीने जाती थी मुंबई में और जाके होम बाउंड प्रोग्राम लाती थी। फिर मैंने सोचा कितने दिन ऐसे करके मैं जाना आना करूँगी, तो मुझे सोचना पड़ेगा। फिर मैंने नागपुर के स्कूल में उसको 2 साल के लिए एडमिशन कराया। नागपुर का एक जीवोदय स्कूल था, वहाँ पे मैंने उसको, तो वहाँ उसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई। फिर मुझे भी ऐसा लगा कि वहीं पे बैठे बैठे मैंने सोचा कि मैं भी एक दिन ऐसे ही बच्चों की ट्रेनिंग अगर करा सकूँ तो मेरी बेटी का भी अच्छा होगा, अगर मैं रायपुर में ऐसा कुछ स्कूल स्टार्ट कर सकूँ तो। फिर मैंने लायंस क्लब को अप्रोच करके स्कूल स्टार्ट किया, फिर अपना वाला स्टार्ट किया। तो स्ट्रगल बहुत था, पर मेरे घर का माहौल ऐसा था कि मेरे पति, मेरे सास ससुर, मेरे ननद, सब लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया क्योंकि मैंने मेरी दूसरी बेटी होने के बाद मैंने बीएड स्पेशल किया, फिर उसके बाद मैंने पीएचडी किया। तो ये सारे जो जब मैं पढ़ रही थी या जब मैं कर रही थी, तो ये सब लोगों का मिला जुला सहयोग, सबका साथ था, तो मैं इतना आगे बढ़ पाई हूँ। और अपनी बेटी को मैंने इतना अच्छा ट्रेन किया था कि मुझे बहुत गर्व होता है ये बोलने में कि लोग उसके नाम से मुझे पहचानते थे, ये पियाली की माँ है। क्योंकि पियाली हर जगह इतना अच्छा डांस परफॉर्मेंस देती थी, वो इतना अच्छा योगा बच्चों को सिखाती थी। उसको मैंने घर के कामों में भी पारंगत कर दिया था कि वो घर के छोटे मोटे काम पूरे कर लेती थी। यहाँ पे भी मेरे इंस्टीट्यूट में भी आके वो बच्चों को योगा सिखाती थी, असिस्टेंट टीचर का काम करती थी, डांस सिखाती थी। कहीं पे भी डांस का प्रोग्राम आता था तो वो भी धड़क जाके डांस करके आती थी। बहुत स्टेज फ्री थी, उसको कभी भी डर नहीं लगता था स्टेज में जाके कि मैं कैसे डांस करूँगी, लोग देखेंगे। बहुत फ्री थी और उसका डांस उसका पैशन था। तो इसीलिए क्या है कि उसने भी मेरा साथ दिया और मैं भी उसको बहुत हद तक इतना अच्छा ट्रेन कर पाई हूँ। और हमारा घर का माहौल भी बहुत अच्छा था कि सबने मुझे मदद भी किया, सबका कोऑपरेशन मिला, तभी मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। बिल्कुल, ये आपकी पर्सनल जर्नी रही। आज जो माँ बाप अपने बच्चों को सोसाइटी में लाने से डरते हैं, कहीं ना कहीं आज का जो परसेंटेज है इस तरीके के प्रॉब्लम्स को लेकर ये बढ़ता दिख रहा है। इसके लिए सॉल्यूशन की तरफ क्या बातचीत हो रही है? देखिए, अभी टेक्निकल एडवांसमेंट तो हुआ है, बहुत सारे चीज़ें तो पहले ही पता चल जा रही है कि मतलब सोनोग्राफी में ही पता चल जाता है अगर बच्चे में कोई कमी है तो डॉक्टर्स पहले ही आगाह कर देते हैं कि भाई ये बच्चा आप फर्दर ना लेके जाएं। मतलब ऐसा भी अभी वो पहले तो नहीं था ऐसा, तभी तो बहुत ज़्यादा ऐसे मेंटली चैलेंज बच्चे होते थे जो, क्योंकि डॉक्टर्स को सोनोग्राफी नहीं था तो इतना पता नहीं था और एक्सरे कर नहीं सकते। बट अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में वो टाइप के बच्चे कम हो गए, बट अभी ऑटिज़म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऑटिज़म बढ़ने का कारण अभी तक किसी को पता नहीं चला, मतलब अभी तक उसका कारण क्या है पर ये नहीं पता चल रहा है। बट हमने ये नोटिस किया है कि बहुत सारा हमारे लाइफस्टाइल के कारण भी है। हम मतलब आजकल के माता पिता लोगों का जो लाइफस्टाइल है, उन लोगों के जो जॉब्स है वो इतना डिमांडिंग जॉब्स है, आईटी सेक्टर में बैठे रह के करना काम पूरे टाइम, फिर फास्ट फूड के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहना। और बच्चे लोगों को जो पैंडेमिक के दौरान हमने देखा कि मदर फादर दोनों वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, बच्चे को मोबाइल पकड़ा दे रहे थे, तो बच्चा बिना बोले बस मोबाइल देख रहा है। तो वर्चुअल ऑटिज़म भी बहुत ज़्यादा दिखा हमारे पास अभी बच्चे जो केसेस आ रहे हैं, बहुत ऐसे बच्चे जिसकी स्पीच नहीं डेवलप हो पाई है बिकॉज ऑफ मोबाइल। वो दिन भर मोबाइल लेके पड़ा हुआ है और उनके पेरेंट्स वर्क फ्रॉम होम में काम कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें, परिस्थितियाँ ऐसी आ गई है कि हो सकता है इसके कारण भी ऑटिज़म हो रहा हो, लाइफस्टाइल के कारण,
या हो सकता है न्यूक्लियर फैमिली है, पहले जॉइंट फैमिली थी तो बच्चा बड़ों के बीच में पल जाता था, बात करना सीख जाता था, बहुत कुछ चीज़ें वो अदर्स को देख के सीख जाता था। अभी सिर्फ माता पिता को ही घर में देखता है। तो ये सब जो है, और मैं देख रही हूँ शहरों में ज़्यादा है ऑटिज़म, गांव में कम दिखते हैं। और दूसरा और एक चीज़ मैंने देखा, नोटिस किया कि लड़कों में ज़्यादा है, लड़कियों में कम है ऑटिज़म। लड़कियां बहुत जल्दी बात करना सीख जाती है, लड़के नहीं सीख पाते हैं। तो ये भी एक कारण है कि लड़कों में ऑटिज़म ज़्यादा दिखता है, लड़कियों में कम दिखता है। अब मिताली मैम, जब आप बात कर रही हैं पूरी ऑटिज़म की, मेंटल जो वीक बच्चे हैं उनकी, तो एक माँ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। मम्मियों को अलग ट्रेनिंग देनी पड़ती है क्योंकि वो सोसाइटी को अलग तरीके से जवाब देती हैं। तो उसके लिए आप पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करती हैं, वहाँ पे कैसा क्या रिस्पॉन्स रहता है? देखिए, मैं ये बोलूँगी कि जब आप पेरेंट्स काउंसलिंग करते हैं तो मुझे तो पेरेंट्स की बातों से ही समझ में आने लग जाता है कि ये पेरेंट्स स्वीकार कर नहीं पा रहे हैं कि इनका बच्चा में समस्या है। तो मुझे तब थोड़ा अलग तरीके से उनको काउंसल करना पड़ता है कि मतलब वो एकदम हताश ना हो, क्योंकि जैसे ही वो सुनते हैं कि वो ऑटिज़म है और वो कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगा, तो एकदम वो नहीं, जैसे शॉक नहीं हो जाते कि अब फिर क्या करना है, अब इसके पीछे खर्च करके या इसके पीछे मेहनत करके करना क्या है, ऐसा टाइप का एक वो आ जाता है एटीट्यूड। और कुछ पेरेंट्स हैं जो मानते ही नहीं हैं, नहीं मैडम ये तो आप जो बोल रहे हो ऐसा नहीं है, हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, वो तो सब कर लेता है, ये सिर्फ ये थोड़ा पढ़ने लिखने में थोड़ी दिक्कतें आ रही है, वो तो हो जाएगा ठीक। तो अलग अलग अप्रोच रहता है। कुछ लोग इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि वहीं रो देते हैं और वो एकदम जैसे हताश हो जाते हैं। और कुछ पेरेंट्स हैं जो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि उनके बच्चे में कोई, क्या होता है कि जब बच्चा छोटा रहता है ना, तब एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जब बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे देखते हैं कि अरे वो तो हर चीज़ में पीछे होते जा रहा है, तब धीरे धीरे हम अपने मन में मान लेते हैं, बट ऊपर से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो जान रहे हैं अंदर से कि हमारा बच्चा अभी 8-9 साल का हो गया, वो नॉर्मल बच्चे जैसा 3rd-4th में नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ पा रहा, नहीं कर पा रहा है, पर वो अंदर। और अगर वो बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा सीवियर है तो दोनों पेरेंट्स का एक एटीट्यूड ऐसा बन जाता है कि इसके पीछे क्या करना, छोड़ो, ऐसा एक छोड़ देने वाला एटीट्यूड होता है। क्योंकि जब आपके सामने कोई भी समस्या आती है तो आप 2 ही रास्ते ढूंढते हो, एक या तो आप लड़ो या तो आप भाग जाओ। तो 80% पेरेंट्स ना इस समस्या से भागने की कोशिश करते हैं कि एनी हाउ, मतलब वो उनका ऐसा रहता है कि आप स्कूल में रख लो, सीख लो, पढ़ा करा लो, अगर हॉस्टल हो तो हॉस्टल दे दो, हम हॉस्टल में रख देंगे बच्चे को, पैसा हमारे पास बहुत है, जितना लगे हम दे देंगे, पर मतलब हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, हम नहीं कर पा रहे। और वो मेहनत जो करना है इस बच्चे के पीछे, वो मेहनत को नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके दूसरे बच्चे हैं, वो दूसरे बच्चे को भी देखना है, उनको अपना फाइनेंस भी देखना है, उनका घर परिवार में है, सास ससुर है, देवर जेठानी, ये जो सोशल रिलेशंस है वो भी देखना है। तो वो हर कोई माँ के लिए संभव नहीं होता है कि परिस्थिति से लड़ भिड़ के कुछ करके दिखाएं, हर माँ के लिए नहीं होता है। बट मैं माँ लोग को मोटिवेट करती हूँ कि ये कोर्स ज़रूर करें। आप भले नौकरी ना करें, पर ये कोर्स आप करोगे तो अपने बच्चे को आप समझ पाओगे, आप किसी प्रोफेशनल के भरोसे नहीं रखोगे, आप खुद उसको संभाल पाओगे, आप उसको खुद सिखाओगे। तो मैं हर साल मैं अपने ज़िंदगी में, जब से मैं ये कॉलेज चला रही हूँ और जब से कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, मैं हर साल 5-6 मदर्स को ज़रूर मोटिवेट करके इस फील्ड में लाती हूँ। मैं इसलिए लाती हूँ कि आप भले नौकरी ना करो, भले आप कहीं मत जाओ, पर अपने बच्चे को समझो और उसके दुख दर्द में खड़े रहो, उसके बाजू में उसको ट्रेंड करो, ताकि आप समाज में एक एग्जाम्पल दे सको कि भाई मैं इस बच्चे को ट्रेन करी हूँ। आपके लाइफ का पहला केस कौन सा था? मेरी बेटी। सबसे पहले जब वो 15 दिन की थी, तब नागपुर मेडिकल कॉलेज में जब डॉक्टर सूर थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उन्होंने देखा और उन्होंने देख के बोला कि हो सकता है
कि जिस 15 दिन की थी, उन्होंने बोला हो सकता है ये डाउन सिंड्रोम हो, पर मैं इतना श्योर शॉट नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ये मंगोलियन फीचर्स जो होते हैं ना, मंगोलियन फीचर्स मतलब ऐसे खिंचा खिंचा आँख, छोटी छोटी आँख और चपटा नाक, ये बहुत सारे ऐसे बंगालीज और नेपालीज और ये इन लोगों के भी ऐसे फीचर्स होते हैं, इसलिए मैं अब श्योर शॉट नहीं बोल सकता हूँ, बट मुझे लग रहा है ये बच्ची डाउन सिंड्रोम है। तो वही मेरी फर्स्ट केस है। उस वक्त आपने खुद कैसे मैनेज किया था? बहुत डिफ़िकल्ट था। मतलब वो एक स्टेजेस बोलते हैं ना, कुछ स्टेजेस होते हैं, मैं हमेशा बताती हूँ वो स्टेजेस। पहला तो शौक होता है कि भाई ये क्या चीज़ है, और मैं तो तब 22-23 साल की रही होगी, तो मुझे तो ये शब्द भी मालूम नहीं था कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। फिर उसके बाद एक डिनायल आता है मन में, नहीं डॉक्टर ने गलत डायग्नोज किया, उनको नहीं पता होगा, ये मेरी बच्ची ऐसी नहीं हो सकती, मेरी बच्ची ठीक है। अब जब 15 दिन की तो और क्या से सोचेंगे। फिर बार बार ये मन में आता है कि मैं इस बच्ची को इस समाज में कैसे लेके जाऊंगी, 10 लोग इसके बारे में गलत बोलेंगे। फिर एक आत्मग्लानि टाइप की लगता है कि पता नहीं, मतलब मेरे ही कारण मेरी ये बच्ची सफ़र करेगी ज़िंदगी भर, मेरे कारण मैंने ऐसे बच्चा पैदा किया। मतलब अपने अंदर एक आत्मग्लानि लगती है कि मेरे कारण ये बच्चा ऐसा हुआ, इसको मैं समाज में कैसे ले जाऊंगी, मेरे पति, मेरे सास ससुर, सारे लोग को कैसे मैं दिखाऊंगी और बोलूँगी कि मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं है। तो ये एक बहुत आत्मग्लानि होती है। फिर धीरे धीरे आपको स्वीकार करना ही पड़ता है, रो के करो, हंस के करो, आपको कैसे भी करके स्वीकार करना ही पड़ता है कि बच्चा में कमी है, और इसको आप कैसे। तब मेरे हस्बैंड ने मुझे इस दौरान पे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि हमेशा ये याद रखना कि ये बच्ची जो है ये हमारे बगीचे में एक स्पेशल चाइल्ड है, स्पेशल फूल है, जिसको हमको अलग से उसको संभालना है। जैसे सामान्य बच्चों को संभालते वैसे नहीं, इसको अलग तरीके से संभालना है। तो जब आप अपने जीवन का अनुभव साझा कर रही है, तो एक प्रश्न, क्योंकि एक समय में हर पेरेंट्स जो है वो टूट जाता है ऐसी सिचुएशन में, तो कौन सा वो कठिन मोमेंट था जब ये एक्सेप्टेंस के बाद का, क्योंकि ट्रीटमेंट की तरह भी इसको लोग इन ट्रेनिंग्स को लेते हैं, इतना लंबा करियर है, घर के अलावा भी आप इतने केसेस हैंडल करती है, रोज़ाना सैकड़ों बच्चों को ट्रेन कर रही हैं, उनके पेरेंट्स को ट्रेन कर रही हैं, बतौर माँ आपका एक कनेक्शन भी रहता है इन बच्चों के साथ। कोई एक ऐसा वो कठिन क्षण जब लगा हो कि मैं इतने बच्चों को ट्रेन कर रही हूँ लेकिन फिर भी चीज़ें कम नहीं हो रही हैं? लगता तो है, कभी ना कभी तो लगता है कि अब एक ना काम करते एक जुनून बोल सकते हैं कि ये इन बच्चों के साथ काम करने का एक जुनून जो मुझे था, और उनको कुछ सिखाने का जुनून। और जब वो थोड़ा सा भी कुछ सीखते तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो वो जुनून ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया सवेरे कि मुझे उठ के जाना है, इंस्टीट्यूट जाना है। वो जुनून मुझे आज भी मेरी बेटी के जाने के बाद भी मुझे वो जुनून ही खींच के लेके आता है कि नहीं, मेरी बेटी को मैंने जैसे संभाला वैसे दूसरे बच्चों को भी मुझे खड़ा करना है, मुझे दूसरे बच्चों को भी संभालना है, दूसरे पेरेंट्स को भी राहत देना है। तो वो चीज़ मैं हमेशा दिमाग में रखती हूँ कि मुझे कठिन समय तब लगता है जब बहुत करने के बाद भी कोई बच्चे में अगर इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता और उनके पेरेंट्स जब हताश होकर आते हैं, क्योंकि हर बच्चा इम्प्रूव होगा ज़रूरी नहीं ना, कोई बच्चा इम्प्रूव नहीं हो पाता है, सीवियरिटी के कारण हो, परिस्थिति के कारण हो, सीखने के कारण हो, या सिखाने का तरीके के कारण, जो भी है। कभी वो अगर वो बच्चा नहीं सीख पाता है ना, तब मुझे बहुत दुख होता है अंदर से, तब लगता है कि मैं फेलियर हूँ, मैं उस बच्चे को क्यों नहीं सिखा पा रही हूँ। तब मुझे अपने को एनालिसिस करना पड़ता है, तब मुझे अपने मन को समझाना पड़ता है कि हर चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, कुछ ऊपर वाले के हाथ में भी है, कुछ उस बच्चे के हाथ में है कि बच्चा सीखने को तैयार है नहीं है। तब पर वो कठिन परिस्थिति मुझे तब लगती है जब मैं कुछ अगर बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकती हूँ और उनके पेरेंट्स को मैं खुशी नहीं दे सकती हूँ, तब मुझे लगता है वो चैलेंजिंग है। आज तक कितने बच्चों को ट्रीट किया है आपने? कोई बच्चा जो एकदम नॉर्मल होके सोसाइटी में गया हो, जिसकी कुछ यादें आपके साथ हमेशा के लिए कनेक्ट? बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोग बहुत अच्छा अपने लाइफ में उन्होंने किया है। मैंने 5-6 बच्चे तो मेरे वो है, और वो आपको आश्चर्य लगेगा, वो लोग मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे हैं।
है ना, वो एक थी एकता करके, वो बाकी उसका आईक्यू बहुत सीपी चाइल्ड थी, उसको हमारे यहाँ आती थी थेरेपी कराने। तो मैंने बोला कि थेरेपी के साथ साथ उसको पढ़ाई लिखाई कराओ, तो उसके मम्मी पापा बोले नहीं, जब वो चलना सीखेगी तब पढ़। पर मैंने उनको फोर्स करके उसका स्टार्टिंग कर दिया था, फिर वो बाद में नॉर्मल स्कूल में चली गई। और एक था तरुण डोडाई बोल के, उसको हियरिंग में प्रॉब्लम था, बट उसने भी बहुत अच्छा अपना लाइफ को बहुत अच्छे से डील कर लिया है, आज भी बहुत अच्छा कर रहा है। और एक बच्चा है साई बोल के, वो भी नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और साथ में स्विमिंग, पैरा ओलंपिक्स में स्विमिंग में चैम्पियंस गोल्ड मेडल ला रहा है, और साथ में स्केटिंग में भी गोल्ड मेडल्स ला रहा है। तो उसके पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं, और उसको जब भी कुछ उसका अचीवमेंट होता है, उसके फादर पहले ही मुझे फ़ोन करते हैं, मैडम बहुत बहुत हमको खुशी होती है कि हमारा बच्चा इतना अच्छा ट्रेंड हुआ है, इतना अच्छा देखो गोल्ड मेडल ला रहा है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए जिनको मैंने कुछ जॉब में लगा सकी हूँ, वो छोटे मोटे काम में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका काम किए हैं उन्होंने, कोई फैक्ट्री में तो कोई होटल में तो कहीं पे। ये नुक्कड़ का जब स्टार्ट हुआ तो नुक्कड़ के वो पर्सन भी मेरे पास आए थे, प्रियांक पटेल, उनको भी मैंने बताया था कि आप ऐसे बच्चों को ले सकते हो, जैसे ये बच्चे लोग ये काम कर सकते हैं। तो उनको बहुत प्रेरणा मिली कि भाई ऐसा हो सकता है। तो वो भी मैंने बोला कि आप एक बार स्टार्ट करोगे तो आपको लोग मिलते जाएंगे और लोग जुड़ते जाएंगे आपके साथ। तो वैसा ही हुआ, उनका आज बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं उस नुक्कड़ में। तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे गर्व होता है। उनको तो अवार्ड भी मिला है 3 दिसंबर को, तो मैं तो उनको बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो इस समाज के लिए, कि वो एक एग्जाम्पल स्थापित कर रहे हैं कि आप अगर इन बच्चों पे विश्वास रखोगे तो ये बच्चे भी काबिल हो सकते हैं। ये कुछ नहीं कर सकते, ये जो सोच समाज की है ये गलत है। बिल्कुल। बतौर माँ इस सोसाइटी को आप क्या संदेश देंगे? माँ के हिसाब से तो मैं बोलूँगी कि इन बच्चों को बहुत प्यार चाहिए, इनको सहानुभूति नहीं चाहिए, इनको आप सिंपैथी ना दिखाएं, सिर्फ प्योर हार्ट से उनको आप प्यार दें, है ना। और अगर आप प्यार देंगे तो ये बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं और क्या से क्या करके दिखा सकते हैं, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो बतौर माँ मैं बोलूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी समस्याएं आती हैं, हताश होके ना बैठे, उसमें से भी आप कुछ अच्छा सोचें, मतलब उस बच्चे में के लिए भी आप कुछ अच्छा सोचें और उसके लिए ज़रूर करिए, क्योंकि माँ ही एक ऐसी इंसान है जो इस बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है। पूरी दुनिया उसके लिए वो बच्चा ही है, तो वो माँ ही है जो इस दुनिया में वो सब कुछ अपने बच्चे के लिए कर सकती है, करने की चाह हो तो बिल्कुल ये हमारे साथ अभी तक जिन्होंने पूरी अपनी जर्नी बताई, ये थी मीता मुखर्जी मैम, जिनका रायपुर में अपना एक इंस्टीट्यूट है जो स्पेशली मेंटली चैलेंज्ड बच्चों को ट्रेनिंग देती है, सिखाती हैं, उनके पेरेंट्स के लिए काउंसलिंग का काम भी करती हैं। तो मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारा टाइम दिया। थैंक यू। तो इस मदर्स डे लोकमत की तरफ से ये आप सभी के लिए खास रहा। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।